जब आपको पैनिक अटैक आता है तो एकदम से अनकंट्रोलेबल सिम्टम्स आते हैं आउट ऑफ नोवेयर। किसी के हाथ पैर अटक गए हैं, कोई बिल्कुल ऐसा हो गया फ्रीज मोड में चला गया है, कोई बुरी तरीके से रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है। इंसान को क्या चाहिए, वो सोचता है कि मेरे दिमाग में ना सारे थॉट्स अच्छे आने चाहिए। हाँ, नेगेटिव थॉट आ गए या इंट्रूसिव थॉट आ गए तो उसको लगता है इन थॉट्स को हटाओ। वो हटाने के चक्कर में फंस जाता है। कुछ भी आपके अंदर केमिकल लेवल अगर डिस्टर्ब हो गए हैं तो वो सब आपके गलत सोचने, गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होंगे। तो बच्चों के अंदर एंजाइटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनके अंदर एक कंपैरिजन जो पेरेंट्स करते थे तो उससे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरथिंकिंग एंड जब किसी को एक्चुअल क्लिनिकली एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज होता है? Thank you, Dr. Kashika, for having me at your clinic. Welcome to this Sangam Project podcast. And हम बहुत बातें करने वाले हैं very action oriented steps for people suffering from anxiety. क्या लोग कर सकते हैं to have better mental health? But before we dive into the conversations, संगम प्रोजेक्ट पे एक हमारा ट्रेडिशन है, मैं हर गेस्ट से पूछती हूँ to set an intention for the conversation we are going to have. So Dr. Kashika, what intention do you want to set for this conversation? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुधी, आपने इतने एफर्ट्स डालकर दिल्ली टू मेरे ट्रैवल किया। और इस पॉडकास्ट के लिए मेरी इंटेंशन रही कि जो कि हमेशा एक इंटेंशन रहती है टू हेल्प पीपल, बिकॉज स्टिल इंडिया में मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा की तरह ही टैबू है। लोग साइलेंटली सफ़र कर रहे होते हैं बट सबके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, सपोर्ट नहीं होता है, या उनके अपने अपने कुछ प्राइवेसी इशू हो सकते हैं या अवेयरनेस की कमी। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से जब एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जाती है तो लोग ना घर बैठे ही अपनी मदद कर सकते हैं। तो इसका पूरा इंटेंशन जो है इस पॉडकास्ट का वो ये है कि जितना बेस्ट हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं इजी टू फॉलो वो हम लोगों को दे पाएँ, ताकि वो अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज से ओवरकम करके वापस लाइफ के फ्लो में आ सके। Lovely. And ये जो आपकी इंटेंशन है इज़ वेरी अलाइंड विद द बिगर पर्पस ऑफ द संगम प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारी यही कोशिश रहती है कि ईच कॉन्वर्सेशन से हम ऐसे एक्शनेबल टूल्स दे सकें लोगों को दैट दे कैन लीड अ हैप्पियर मोर पर्पसफुल लाइफ। सो हम क्योंकि आज हम डीप डाइव करने वाले हैं अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर, तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि बहुत बारी जो लोगों को बोला जाता है ना, बोला जाता है कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, क्या ये कैसी सोच में पड़ गया, इससे निकल जा। बट आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरथिंकिंग एंड जब किसी को एक्चुअल क्लिनिकली एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज होता है? देखिए, हम सभी ना कभी कभी ओवर थिंक करते हैं। हाँ, जैसे कुछ भी इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारी लाइफ का, कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें किसी भी तरीके से हमारा एक्स्ट्रा कंसर्न रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो उस टाइम पर वो बहुत सारे ऑप्शंस कंसीडर करेगा, ये क्योंकि उसको बेस्ट स्कूल चूज करना है, हाँ, या किसी को प्रॉपर्टी लेनी है, या मैरिज का कोई डिसीजन है, या किसी को कोई सर्जरी करानी है, किसी भी तरीके का कोई भी जब बड़ा डिसीजन लेना होता है तो नॉर्मली हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। और जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचते हैं तो उस टाइम ना हम क्या चाहते हैं, सर्टेनिटी, कि हमारा जो डिसीजन हो वो बिल्कुल राइट हो। और जब भी हम सर्टेनिटी चाहेंगे, हम बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, रिस्क को बिल्कुल एकदम या तो मिनिमाइज करना चाहेंगे या हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जीरो हो जाए। तो उस चक्कर में हम लोग ना वरी के लूप में फंस जाते हैं। करेक्ट। और फिर व्हाट इफ थिंकिंग हमारे को कैप्चर कर लेती है। अगर डिसीजन गलत हो गया तो बाद में जाकर पता चला रिग्रेट होगा, और कोई भी वो रिग्रेट या गिल्ट फील नहीं करना चाहता, तो वो उससे बचने के चक्कर में नेचुरली थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो नेचुरली हम सब बहुत डिफरेंट एंगल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करने में टाइम लगाते हैं, बट फाइनली एक आउटकम पर हम पहुंच जाते हैं, डिसीजन बना लेते हैं। और ये समझते हुए कि कुछ ना कुछ तो रिस्क हमेशा रहेगा ही, क्योंकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं किया जा सकता। और वो ओवर थिंकिंग का लूप वहीं पर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो इवेंट गया, सिचुएशन गई और आप उससे फ्री हो गए,
पर जो एंग्जायटी डिसऑर्डर डायग्नोज होता है जिसमें लोग र्यूमिनेट करते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स भी आ जाते हैं उनको, या उनका थॉट पैटर्न ही ऐसा होता है कि जब भी कुछ उनका माइंड इंटरप्रेट कर रहा है तो बहुत नेगेटिव इंटरप्रिटेशन दे रहा है, जिसमें कुछ फियर है, नेचुरली एंग्जायटी फील हो रही है, वो केवल साइकोलॉजिकल लेवल पर नहीं है, वो आपको सोमैटिक लेवल पर भी हो रहा है, यानी कि आपकी बॉडी के लेवल पर भी उसके सिम्टम्स हो रहे हैं। ओके। और ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट को लेकर है कि कोई एग्जाम आ रहा है या जॉब इंटरव्यू आ रहा है या कोई फाइनेंशियल बड़ा डिसीजन लेना है, उस टाइम पर नहीं है। ये ना एक पैटर्न ही बन गया है। मतलब डेली लाइफ में हो रही डेली लाइफ में ना किसी की हार्ट बीट बढ़ी हुई महसूस हो रही है, किसी को स्टमक इश्यूज महसूस होने लग गए हैं, या किसी को ब्रेथलेस फील होता है, चोकिंग सेंसेशन हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, अच्छा। आपका एपेटाइट पैटर्न चेंज हो गया है, आपकी बॉडी में अनएक्सप्लेन्ड पेन है, जो कि कोई भी डायग्नोसिस नहीं बन रहा है। अगर आप जा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी आपको वो सारी की सारी कंप्लेंट्स हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हैं कि आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न से आपको ऐसी डर लग रहा है, जबकि आपको पता है कि कोई डरने वाली सिचुएशन नहीं है, बाकी और लोग नॉर्मल है उसमें, हाँ। लेकिन आपके अंदर एक अजीब सा डर है, आपको भी नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है, और बस नेगेटिव थॉट है और थॉट रिपीट हो रहा है आपके दिमाग में। आप बेड पर भी जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका माइंड अवेक है। ऐसे लग रहा है कि आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो बट सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। आपका माइंड कुछ चाह रहा है, फिक्स करना, सर्टेनिटी चाह रहा है, और बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है। जब ये आपके साथ हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी ऐसी सिचुएशन के चले हुए, या आपके ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ना आपके वर्क में कोई प्रॉब्लम है, बट फिर भी आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, आपको एक ब्लैंक, एक ऐसा एम्प्टीनेस अंदर से फील हो रही है, तो फिर कंसल्ट करते हैं लोग, जब लगातार ऐसे सिम्टम्स फील करते हैं, और फिर उनके सिम्टम्स को देखकर, उनसे बात कर कर डायग्नोसिस बनाया जाता है। एंग्जाइटी यूजुअली लोगों को फ्यूचर से रिलेटेड होती है, अच्छा। ओके। क्योंकि हम ह्यूमंस की एक नेचर है, हम ना सर्टेनिटी चाहते हैं, हमारा ब्रेन ना अनसर्टेनिटी में ना बहुत ज़्यादा एकदम वरी मोड में चला जाता है, और कुछ लोग इनटॉलरेंट होते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, कुछ लोग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं एंड लाइफ के फ्लो में रहते हैं। लेकिन जो भी लोग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो वरी बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा। वो लोग बहुत जल्दी इसके लूप में आ जाते हैं, और फिर उनका डायग्नोसिस बनता है कि उनको एंग्जाइटी हो गई, क्लिनिकली डायग्नोस कर देते हैं हम कि आप एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं। तो बट अगर हम साइंटिफिकली पूछें, बिकॉज अभी भी जैसे आपने बिगनिंग में कहा मेंटल हेल्थ क्योंकि दिख नहीं रहा किसी को, कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट दिस इज ऑल्सो लाइक एनी अदर डिसीज और डिसऑर्डर। तो साइंटिफिकली ब्रेन में क्या हो रहा होता है व्हेन somebody इज सफरिंग थ्रू एंजाइटी? देखिए, फिजिकल सिम्टम्स तो आते हैं जब एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तो आपके सोमैटिक लेवल पर सिम्टम्स आते हैं, अच्छा, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, आपके ब्रेथलेस फील होना, हाँ, आपको एब्डोमिनल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गैस बनना, ब्लोटिंग हो जाना, आपका मोशन में या तो आपको डायरिया हो जाना, या फिर हाँ होना, कॉन्स्टिपेटेड फील करना, आपको पेन होना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल सिम्टम्स भी आती हैं। सबको अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं, किसी को कोई प्रोमिनेंट सिम्टम होता है तो किसी को कोई दूसरा हो सकता है। तो ये फिजिकल सिम्टम्स तो आते हैं जब आपके साइकी से वो ट्रांसफर हो जाती है सफरिंग आपकी बॉडी पर भी, तो तभी इंसान को एक्चुअली ये महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, क्योंकि जब तक थॉट्स के रूप में वो सब सफ़र कर रहा होता है, तो लोग सोचते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वो करिए, ऐसे ट्राई करते हैं, किसी को बोलेंगे कि यार मेरे दिमाग में ना बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, तो एकदम रेडीमेड सोल्यूशन देंगे लोग, पॉजिटिव सोचो, थिंक पॉजिटिव। ये ऐसी लाइन है जो हर इंसान दूसरे को बोल देता है और सोचता है बोलते ही अब काम हो जाएगा। या लेकिन जब वो इंसान बॉडी के लेवल पर सफ़र करना शुरू कर देता है एंजाइटी से भी, तब उसको भी लगता है कि अब मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है, और दूसरे लोगों को भी लगता है कि अगर इसको इतनी तकलीफ हो रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। वो पहले जाते हैं अपने फिजिशियन के पास, कोई भी उनके फैमिली डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनको बताते हैं। तो फिर वहाँ पर वो उनको बोलते हैं, भाई आपको ये थोड़ी चिंता है, चिंता कम किया करो, रेस्ट लो, कहीं घूमने चले जाओ, मेडिटेशन करो, लाइफस्टाइल थोड़ा-सा चेंज करो, इस तरीके से। पर कुछ डीप डाउन जो अंदर इश्यूज़ होते हैं, वो जब तक रिज़ॉल्व नहीं होंगे, जब तक वो थॉट पैटर्न्स आप चेंज नहीं करोगे, तो आप
इस चीज़ से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाओगे। अब जब भी कोई इंसान एंग्जायटी में होता है तो उसके अंदर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो पुअर लाइफ़स्टाइल की वजह से गाबा क्या होता है? गाबा आपका एक ऐसा केमिकल है जो आपको रिलैक्स करता है। ओके। तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। वो कैसे कम होती है? जैसे कि आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है। ओके। आप हर समय ना एक फाइट फ्लाइट मोड में रहते हो। हाँ। आप हर काम एकदम लास्ट मोमेंट पे करते हो। हुँ। आप जो एक नेचर का रूटीन है उसे फॉलो नहीं कर रहे हो। सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हो, रात को टाइम से नहीं सो रहे हो आप। आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होके किसी भी डिसीजन को ले लेते हो, बाद में रिग्रेट करते हो। या आप अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। आपने टाइम पर अपने गोल सेट नहीं किए, एफर्ट्स नहीं डाले। अब टाइम निकल गया, अब आपको फोमो हो रहा है कि मैं पीछे रह गया, सब लोग आगे निकल गए हैं। या आपको कंपैरिजन की बहुत ज़्यादा आदत है। कहीं न कहीं वो सब कुछ जो आपके अंदर केमिकल लेवल पर इम्बैलेंस होगा, चाहे वो सेरोटोनिन लेवल आपके ड्रॉप हो गए हैं या फिर वो आपके अंदर कोई भी डोपामाइन लेवल ड्रॉप हो गए हैं, कुछ भी आपके अंदर केमिकल लेवल अगर डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो सब आपके गलत सोचने, गलत खान-पान, गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से होंगे। अच्छा। अपने आप नहीं होते हैं वो। लेकिन इंसान बाद में क्या कहता है, मेरे अंदर ना केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ गई, इम्बैलेंस हो गया, इसलिए मुझे ये हो गया। केमिकल इम्बैलेंस आपकी गलत हरकतों के अलावा और किसी तरीके से नहीं हो सकता। आपने ही अपने सिस्टम को फिजिकल, मेंटल लेवल पर अब्यूज़ किया है, इसलिए आपकी बॉडी में उन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन नेचुरली हेल्दी वे में होना चाहिए, नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेरोटोनिन की हम बात करें तो 90% उसका प्रोडक्शन आपके गट में होता है। ओके। अगर आप हेल्दी नहीं खाएँगे, हुँ। आप ना समय पे नहीं खाएँगे और जैसे एक होता है ना चबा-चबा कर अच्छी तरीके से खाना हाँ। और एक होता है खाना डालना। हाँ। तो फिर अब अगर आप चबा-चबा कर खाएँगे, आपका गट ना यहाँ से शुरू हो जाता है आपके मुँह से। तो आप अगर आधा काम यहीं पर ही ख़त्म करेंगे और जब फूड आपके अंदर जाएगा तो आपके इंटेस्टाइन को कम वर्क करना पड़ेगा और डाइजेशन के अलावा आपके अंदर की पावर आपको रिपेयर भी करेगी। हुँ। लेकिन अगर आप बस खाना डालेंगे, तो फिर आपके इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और आपकी आँत के पास दाँत नहीं होते हैं। उनसे आप एक्स्ट्रा लोड डाल के वर्क करा रहे हैं। कब आपकी बॉडी को हील करेंगी? वो फिर आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ती चली जाती है। आप सो टाइम पे नहीं रहे हैं। मतलब आप कुछ भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं जो नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग है। आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो फिर जब नेचर आपको पनिश करेगी, तो वो इसी रूप में करेगी। या तो आपको कोई फिज़िकल बीमारी हो जाएगी या फिर आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर सफरिंग होगी। इस तरह से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन किसी भी आप लूप में फँस जाएँगे। तो हमें ये समझना है कि हमारे अंदर की केमिकल केमिस्ट्री जो मेंटेन रहती है वो होती है हमारे फूड इनटेक से, कि हमारे मूवमेंट एक्सरसाइजेस से, हम दिन भर में जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो और जैसा हम सोचते हैं उससे। हम अपने लव्ड वंस के साथ अगर अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, हम बहुत ईज़ी गोइंग पर्सन हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, एम्पैथाइज़ करना जानते हैं, तो ऑक्सीटोसिन लेवल बहुत अच्छे रहेंगे। अगर हम बहुत अच्छा मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं, तो डोपामाइन लेवल, एंडोर्फिन लेवल हमारे अंदर बहुत अच्छे रहेंगे। हम अगर लोगों के साथ जेनरस हैं, हेल्पफुल हैं, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, हमारे अंदर सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छे रहेंगे, जो कि हमारा मूड मैनेजर है। अगर हम अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं, उन्हें टाइमली एफर्ट डालकर अचीव करते हैं, तो डोपामाइन लेवल हमारे अंदर बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये सारे जो मेजर हैप्पी हार्मोन्स हैं, जिसे हम डोज़ DOSE डोज़ मतलब डोपामाइन, O मीन्स ऑक्सीटोसिन, S मीन्स सेरोटोनिन और E मीन्स एंडोर्फिन। ये 4 मेजर हैप्पी हार्मोन्स हैं। अगर इनका बैलेंस आपके अंदर ठीक रहता है, तो आप हर तरीके की ये मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जायटी, डिप्रेशन सबसे तो आप दूर रहते हैं। हुँ। लेकिन इन सब का बैलेंस तो आपकी एक्टिविटीज़, आपके सोच से, आपकी लाइफ़स्टाइल से ही मेंटेन रहता है ना। हाँ। तो आपके ब्रेन में या आपकी बॉडी में कुछ भी लेवल्स ड्रॉप हो गए हैं, हुँ। आपकी गलती की वजह से हुआ, तो पहले एक्सेप्ट करो कि मुझसे ही नोइंगली, अननोइंगली कुछ गलती हुई है हुँ। और मुझसे गलती हुई है, मेरे अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ी है, तो मैं ही इसको सुधार सकता हूँ। मेरा थेरेपिस्ट हो या मेरे फैमिली मेंबर हो या फ्रेंड्स हो, सब मुझे गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बट वो केमिस्ट्री मेरे एफर्ट्स से होगी। आपके बदले आपका फैमिली मेंबर या थेरेपिस्ट एक्सरसाइज करेगा अगर, तो उसको फ़ायदा होगा, आपको नहीं होगा। हुँ। वो टाइम पे सोएगा तो उसके अंदर सब कुछ ठीक होगा। उसको फ्रेशनेस मॉर्निंग में आएगी, आपको नहीं आएगी। तो आपके अंदर के सिस्टम को आपको सुधारना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ब्यूटीफुल। पर आप कह रहे हैं बिकॉज़ दिस इज़ अ विशियस साइकिल, लाइफ़स्टाइल चॉइसेस आपने गलत की, अब आपको सपोज़िंग किसी को अब एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर डायग्नोज़ हो चुका है।
सो यू मेंशन्ड कि जब एंजाइटी डिसऑर्डर होता है एक मेजर सिम्टम होता है इंट्रूसिव थॉट्स एंड रूमिनेशन। तो उसका दोनों का मतलब क्या है, इंट्रूसिव थॉट्स और रूमिनेशन का? देखिए, इंट्रूसिव थॉट्स वो होते हैं जो बेसलेस थॉट्स होते हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बनता है, कोई ऐसे एविडेंस उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, बेतुके जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, बेतुका थॉट, हाँ। जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है और अपने आप ही आ रहे हैं वो। अच्छा। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है और आपका गट ब्रेन एक्सेस बिगड़ गया है, तो आपके अंदर इंट्रूसिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो मेजर केमिकल्स का फॉर्मेशन है वो गट में होता है। तो आपको ब्रेन फॉग भी होगा, इंट्रूसिव थॉट्स भी आपको बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपका ऐसा लगेगा कि नॉन स्टॉप आपका दिमाग चल रहा है। अब आपका फूड और मूड का बहुत डीप कनेक्शन है, तो आपका मूड भी बहुत ज़्यादा लो रहेगा। अब ये जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं, यानी कि बेतुके थॉट्स, आप रीमिनेट कर रहे हो, यानी कि बार बार वही चीज़ घूम रही है आपके दिमाग में। मतलब फिजूल की चीज़ है वो। हाँ। आपको पता है, आपके दिमाग का एक हिस्सा जान रहा है कि ये सब फिजूल है, लेकिन वो क्या है, बार बार नॉक 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 होगी। कितना अवॉइड करोगे आप? हाँ। जब कांस्टेंट सर का दर्द ही बन जाएगा कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप र्यूमिनेट कर रहे हो, एंड आप ना उसको, फिर जब बार बार कोई चीज़ आती है ना, तो ऐसा लगने लगती है, यार एक बार सोच ही लो, कहीं हो ही ना कुछ ऐसा। और फिर हाँ। आप क्या करने लग जाते हो ना, मेंटली उनको चेक करने लग जाते हो, और आप ना उस चीज़ को रिकॉल करना, कुछ इस तरीके से अपने आप को एश्योरेंस देना, और कई बार ये इल्यूमिनेशन के लूप में फंस जाते हैं, तो लोगों को ऑब्सेशन हो जाता है, जिसको हम प्योर ओ डायग्नोस करते हैं। कि पर्सन को ना प्योर ओ, मतलब उसके दिमाग में ऑब्सेशंस चल रहे हैं, बार बार रिपीट। जब र्यूमिनेट करते रहते हैं लोग, तो उन वो ऑब्सेशनल भी हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऑब्सेस्ड हो गए हैं वो थॉट से, बार बार रिपीट हो रही है उनके दिमाग। ऐसे मोस्ट कॉमन इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं आपके एक्सपीरियंस में? देखिए, इंट्रूसिव थॉट्स ना कुछ कॉमन नहीं होते, सबके दिमाग में अलग अलग आ सकते हैं। अच्छा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल सामने अगर नाइफ रखा है, तो ये थॉट भी बन सकता है कि कहीं मैं ऐसे उठाकर हार्म ना कर दूं उनको। अच्छा, ये भी ऐसा बेतुका थॉट, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं हार्म कर दूं, लेकिन अपने आप ही दिमाग ने ये थॉट बना लिया है। अगर आप किसी खिड़की के पास खड़े हैं, तो मैं यहाँ से जंप ना कर दूं, फिजूल का थॉट बन रहा है ये, ठीक है, जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। कुछ भी अपने आप ही दिमाग में आ गया कि अगर मेरे सुनने की शक्ति चली गई तो क्या होगा? मतलब कहीं भी आपकी कोई इंटेंशन में नहीं था, कुछ नहीं था, आउट ऑफ नोवेयर आपके दिमाग ने एक बेतुका सा थॉट बनाया, कुछ नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा, लोग मुझ पे हँसेंगे। अपने आप ही इस तरीके से बन रहे हैं, जबकि कुछ ऐसा नहीं है कि आप जाते हैं कहीं, लोग हँसते हैं, या लोग इसीलिए बैठे हैं कि आप आएँगे और आपका मज़ाक उड़ाएँगे। लेकिन अपने आप ही दिमाग कोई भी थॉट बना रहा है। वो बड़े मैजिकल कनेक्शन भी बना देता है कि अगर मैंने इतनी देर तक प्रेयर नहीं करी, तो मेरे लव्ड वन्स को कुछ हो जाएगा। तो कोई भी इस तरीके के कनेक्शन जोड़कर वो अपने आप दिमाग में थॉट्स आने लग जाते हैं। पर जैसे हमें पता है कि ये बेफिजूल के थॉट्स हैं, हमें इन्हें अटेंशन नहीं देनी चाहिए, पर क्या कहीं सबकॉन्शियसली वो एडिक्शन बन रही है लोगों की इन थॉट लूप से? क्या हो रहा होता है ब्रेन में? देखिए, जब आपके अंदर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, बिगड़ जाती है, अभी मैंने बताया कि आपके अंदर अगर केमिस्ट्री बिगड़ गई है, हाँ। तो उसकी वजह से ये ज़्यादा आते हैं, और केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ती हमेशा ही आप ही की गलतियों की वजह से है। या तो अब वो थॉट्स आने शुरू हुए हैं। अब इंसान को क्या चाहिए? वो सोचता है कि मेरे दिमाग में ना सारे थॉट्स अच्छे आने चाहिए। हाँ। अगर ज़रा से भी कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट आ गए या इंट्रूसिव थॉट आ गए, तो उसको लगता है इन थॉट्स को हटाओ। वो हटाने के चक्कर में फँस जाता है। जितना आप उन्हें थॉट्स को सप्रेस करोगे, उनसे एंगेज होगे, उन्हें किसी भी तरीके से आप ब्लॉक करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा इन एक्शन से वो थॉट्स बढ़ते चले जाएँगे। क्योंकि आपके ब्रेन के उस हिस्से से जहाँ से ये थॉट्स आ रहे हैं, उसको एक मैसेज मिलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इतना अटेंशन पे किया जा रहा है। फिर उस तरीके के थॉट्स और प्रोड्यूस होंगे। जैसे आप देखो, सोशल मीडिया पे आपने कोई एक पोस्ट को देख लिया, लाइक कर दिया। हाँ। अब एआई समझ गया कि ये वाली पोस्ट इन्होंने लाइक की है, तो ये और देखना चाहेंगे। उसने खुद ही अज्यूम कर लिया, और आपको सिमिलर काइंड ऑफ पोस्ट दिखाई देने लग गई है। तो ऐसे ही हमारा माइंड है कि हमने अगर किसी थॉट पर अटेंशन पे किया, उस पर हमने एफर्ट डाला किसी भी तरीके से, कुछ भी है, तो वो सोचेगा कि ये तो बड़ा कंसर्न का पॉइंट है, यानी ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वो सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स और तरह-तरह से बनाने की कोशिश करेगा। तो आपने एस्केप लिया, आपने फाइट किया, किसी भी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश करी। आप चाह कुछ रहे हैं, ब्रेन समझ कुछ रहा है। तो वहाँ से और ज़्यादा वो लूप में फँस जाता है, और जो भी चीज़ रिपीट होती है, वो फिर सबकॉन्शियस लेवल पर चली जाती है।
वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो हम कहते हैं हमेशा अगर आपको इंट्रूसिव थॉट आ भी रहे हैं, आने तो थोड़े बहुत सबको आते हैं। बस इंट्रूसिव थॉट इस बात की खबर दे रहे हैं कि आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। तो आप नोटिस करो आपका लाइफ़स्टाइल खराब है तो उसे सुधारो। अगर आपको बात-बात में कंपैरिज़न करने की नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकालने की आदत है, उसको सुधारो आप। अगर आपने अपने स्लीप को फिक्स नहीं किया है, आप उसे सुधारो। देखो कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ आपका सिस्टम सफ़र कर रहा है और उसको आप सुधार लो। इंट्रूसिव थॉट्स अपने आप ही वापस से आने बंद हो जाएँगे। और अगर आ भी रहे हैं तो लेट देम क्रॉस, जस्ट विटनेस देम, क्योंकि वो जस्ट थॉट है। तो आप हाँ। थॉट से अपने आप को डिटैच रखो। थॉट कोई रियलिटी नहीं है, थॉट कोई एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं आता। वो क्या कहता है ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है ना? पास्ट में या फ्यूचर फ्यूचर में। वेग होता है वो कभी क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि क्लैरिटी तो एविडेंस बेस्ड होती है, तो वो बहुत वेग होता है। तो हम ये कहते हैं कि आप उसको ना रियलिटी मत मानो। लेकिन लोगों को क्या होता है कि थॉट आया तो भी एक्शन हो जाएगा, थॉट एक्शन फ्यूजन कहते हैं इसको, जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि थॉट आया है तो भी ये रियलिटी बन जाएगा। हाँ। या अगर कोई थॉट आया है किसी को हार्म करने का तो मैं जैसे मैंने कर ही दिया, हाँ। वो उतना ही पेन और गिल्टी फील करने लग जाते हैं। तो थॉट एक्शन फ्यूजन हम कहते हैं आप डिफ्यूज करो। डिफ्यूजन टेक्निक बताते हैं कि अपने थॉट्स को ऐसे देखो कि जैसे आसमान से गुजरते हुए बादल हैं और आप उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आपके माइंड का काम है जो भी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करेगा उस पर बेस होकर वो कुछ थॉट्स बनाएगा और आपको सर्व करेगा। तो माइंड कुछ सजेस्ट कर रहा है, माइंड कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा आपको, और वो बुफे की तरह आपको बहुत कुछ प्रेजेंट कर रहा है। आपको जो चाहिए वो आप पिक कर लो और बाकी को आप ऐसे ही रहने दो। थॉट की नेचर क्या होती है? थॉट दिन में 70 से 80 हज़ार आते हैं। वो आएगा अगर आप उस पर अटेंशन पे नहीं इन करोगे। अ डे 70 to 80,000। थॉट्स आते हैं। ओके। तो अगर आप उस पर अटेंशन पे नहीं करोगे, आप उस पे कोई एक्शन नहीं लोगे, तो वो आएगा और चला जाएगा, निकल जाएगा। रुकेंगे और रिपीट वही थॉट्स होंगे जिस पे आप फोकस करोगे या जिस पर आप एक्शन लोगे, क्योंकि इससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस किया जा रहा है और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। हाँ। तो वो फिर हाँ। और रिपीट करेगा। तो इन ओके। थॉट्स को सिर्फ विटनेस करो, लेट देम क्रॉस। वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन को लगेगा ना फोकस आया ना एक्शन आया, हाँ। ये अनइम्पोर्टेंट है, तो ब्रेन उसको रिपीट ही नहीं करेगा। लव दैट। मैं आपसे बहुत सारी एक्शन ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। बट बिफोर वी गो इनटू दैट, बिकॉज़ आपने टच अपॉन किया लाइफ़स्टाइल हमारी बहुत बिगड़ती जा रही है एंड आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो ये मैं आपसे एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो ये हमारी बहुत ही हाइपर फास्ट डिजिटली कनेक्टेड लाइफ हो गई है, जिस पे सब लोग बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑन स्क्रीन्स, नंबर 1। नंबर 2, कंपैरिजन ट्रैप बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन ऑन सोशल मीडिया। तो इसका क्या कोरिलेशनशिप है विद पीपल सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी टुडे? आज हम सोशल मीडिया वर्ल्ड में रहते हैं, तो अब हमारा कंपैरिजन हमारे सिबलिंग्स, कजन्स या नेबर से नहीं है, कुछ चंद रिलेटिव से नहीं है। अब हमारा कंपैरिजन में पूरा वर्ल्ड है। तो हम अलग-अलग कंट्रीज़ के लोगों को भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे सब अपना बहुत पॉलिश्ड पार्ट दिखाते हैं। तो वो ना बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स के बाद प्रेज़ेंट होता है, लेकिन माइंड को एक इल्यूज़न होता है, जो दिखाया जा रहा है वो उसको रियलिटी की तरह लेता है। बहुत ही कम लोग इस अवेयरनेस में जीते हैं कि जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे बहुत सारे फ़िल्टर्स यूज़ हुए हैं। हाँ। तो अभी भी एक एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन ऐसी है जो दिखाया जा रहा है, उसको बिलीव कर लिया जा रहा है। तो लोग ना अपनी इमेज को इन्फीरियर करते जा रहे हैं। उन्हें फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि इसमें ना डोपामाइन शॉट मिलता है आपको एकदम से। या तो आपको कोई थ्रेट लगेगा या फिर आपको कुछ प्लेज़र वाली फीलिंग आएगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा और बहुत जल्दी वो चेंज हो रहा है बार-बार, बार-बार इन्फॉर्मेशन, और आपकी पाँचों सेंसेस को एंगेज करने के लिए एडिटिंग इतनी हाई की जाती है, जिससे कि आप हुक हो जाते हो उस पर। और आप एक रील नहीं, फिर आप कम से कम 1 घंटा मिनिमम बर्बाद कर बाद में आपको लगता है यार कुछ भी माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर माइंडलेस स्क्रॉलिंग, डूम स्क्रॉलिंग आप करे जा रहे हाँ। हैं। हाँ ये और आपको बाद में लग रहा है कि यार मैंने प्रीशियस 1 घंटा 2 घंटा ऐसे गुजार दिया। आपकी आईज़ पे स्ट्रेन आ रहा है, एजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड जो फ़ोकस आपका अपना था, अपने आप को डेवलप करना था, वो आपने वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट कर दिया, एनर्जी वेस्ट कर दी, एंड जो कंटेंट आपने कंज़्यूम किया है, अब आपके ब्रेन में वो घूमेगा और उससे रिलेटेड थॉट्स आपका दिमाग बनाएगा। तो हमें ये समझना है कि वर्क के लिए स्क्रीन आज बहुत ज़रूरी है। मेरे पास भी 42 कंट्रीज़ के क्लाइंट हैं।
ओके। तो अब इतना ऑनलाइन सेशंस रहते हैं, तो ये काम के लिए ज़रूरी है। मैं ही नहीं, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इन सब फैसिलिटीज़ का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, ये सब हमारे लिए एक तरीके से वरदान भी है। अब ये अब नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, ये सब फैसिलिटीज़ ये नहीं होती हमारे लिए, ब्लेसिंग्स होती हम ये पॉडकास्ट नहीं कर नहीं कर पाते। तो हर चीज़ ना हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और एक तरीके से कर्स भी है। करेक्ट। ये है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो हमारे लिए ब्लेसिंग बनेगी, हमारे लिए कर्स बनेगा। अब हम लोगों का काम के लिए ही इतना ज़्यादा डिजिटल एक्सपोज़र है कि हम एडिशनल जो है हमारा, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस है और हमें ना अवेयरनेस के लेवल से ऑपरेट करना ही पड़ेगा। या हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ है और हमें समझना होगा सोशल मीडिया की फेकनेस को भी। एब्सोल्युटली। तो जब हम इतना अवेयरनेस से ऑपरेट करेंगे तो हमें सोशल मीडिया का एआई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा या और हम अपनी उस टाइम को, एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाएंगे। और आज हम जो दूसरे लोगों को देखकर इस तरह से ट्रिगर हो रहे हैं या हम ना अपना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं और हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, गवा रहे हैं, तो हम कमाने लायक हो जाएंगे। क्योंकि जब हम कमाने लायक होंगे, हम इम्प्रूव होंगे, उससे तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, उससे ही तो सुख सुविधाएं आएंगी। दूसरे की लग्जरी देखकर आपकी लाइफ में क्या ऐड हुआ? कुछ भी नहीं ऐड हुआ, या बल्कि आप और डाउन चले गए, आप ड्रेन हो गए। आप जो कर सकते थे अब वो करने लायक भी नहीं रहे आप। तो आपको ये समझना होगा कि अगर मैं कोई कंटेंट कंज्यूम करूं तो वो होना चाहिए जो मुझे प्रोग्रेस दे, जो मुझे मेरा बेटर वर्जन बनने में हेल्प करे, ना कि मेरी एनर्जी को ड्रेन कर दे। तो यहाँ पर आप जब कंटेंट को चूज करेंगे तो आप जो भी कंज्यूम करेंगे वो आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर आप माइंडलेस स्क्रोलिंग करेंगे, जस्ट अपने आप को एंटरटेन करने के लिए सब करेंगे, तो जो है वो भी गंवा लेंगे। बस इतना सोच लीजिए कि जीवन को आगे बढ़ाना है या एक जगह स्टक होना है आपको। और जहां आप स्टक होंगे धीरे धीरे आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप डिग्रेड ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने की अवेयरनेस अगर आ गई, चाहे वो आपको अपनी पर्सनालिटी में अपडेट करना हो, अपनी रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूव करना हो या अपनी हेल्थ और वेल्थ, किसी भी तरीके से कुछ भी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आप कंटेंट कंज्यूम करो, आप यूज़ करो सोशल मीडिया का। आप यूट्यूब है, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ो और करो। पर अगर आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप अपने दुश्मन हो, क्योंकि आप सफ़र करोगे। क्यों सफ़र करोगे? वो एडिक्शन है, क्योंकि उसमें सेंसेस को कैप्चर करने के लिए उसमें आपको एक थ्रिल वाली फीलिंग भी दे दे रहा है। हाँ। इनसिक्योरिटीज भी आपकी ट्रिगर कर रहे हैं, कई बार आपको ना बहुत अच्छा भी फील करा रहे हैं। तो उस सब से क्या हो रहा है कि आपका दिमाग ना प्रोग्राम हो रहा है। कांस्टेंट नोटिफिकेशन आपको बार बार हाइपर अलर्ट मोड में रख दिया। आपकी बॉडी एंड ब्रेन फाइट फ्लाइट मोड में रहता है, जहाँ पर वो बिल्कुल अलर्ट मोड में, जबकि इतना अलर्ट मोड में रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और जो भी आप रिपीटेडली बार बार एक्शन लेते हो, फिर वो आपकी मसल मेमोरी में चला जाता है। अच्छा। एंड आपके सामने फ़ोन रखा होगा, आपके दिमाग में थॉट भी नहीं आएगा, लेकिन आपका हाथ उसे ग्रैब कर लेगा हाँ। और आप अननेसेसरी उसका लॉक खोलेंगे या और फिर आप ना फालतू में रील्स को देखने लग जाए। क्योंकि इतने लोग बोलेंगे मैं रात में 3 बजे उठ गई और मैं फ़ोन पे रील देख रही थी, फिर मैं सोई नहीं 5 बजे रात तक। को 3 बजे आप उठ गए, इसका मतलब सोचिए ना कि आपके अंदर उस टाइम पर भी स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कितना कितना था हाई कि आप था। अलर्ट मोड में आ गए हैं। आप आराम भी नहीं कर पा रहे हैं। या तो आपको ये समझना है कि वो आपने फ़ोन को उठाया 3 बजे, आपने अपने अंदर के सिस्टम को और ख़राब कर लिया। क्योंकि जैसे आप ब्लू लाइट के एक्सपोज़र में आएँगे, एकदम क्या होता है जब हम नींद में होते हैं, अगर किसी को बहुत डीप स्लीप आती है तो वो डेल्टा स्टेट में जाता है, किसी को थोड़ी कम आती है तो वो एक थीटा स्टेट में होता है। और जब हम अवेयर स्टेट में होते हैं उसे बीटा स्टेट कहते हैं। तो ट्रांज़िशन पीरियड क्या होना चाहिए आपका? आप डेल्टा से थीटा में आए, फिर उसके बाद आप जो है ना अल्फा स्टेट में आए और फिर जाके धीरे-धीरे बीटा में आए। लेकिन फ़ोन की लाइट अगर आप पहले ही खुल गए किसी अंदर की सेंसेशन से चौंक कर, या आपके ब्रेन ने अलर्ट कर दिया और फिर आपने एकदम से लाइट का एक्सपोज़र करा, तो आपने अपने अंदर के सिस्टम को एबनॉर्मली एकदम शट डाउन कर दिया कंप्लीटली। कितना बड़ा नुकसान होगा आपका इससे। और आप देख रहे हो उस कंटेंट को 3 बजे, कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, कोई मेलाटोनिन रिलीज में हेल्प नहीं करेगा, कोई आपके अंदर और ऐसे हार्मोन्स की एक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा जिससे कि आप रिलैक्स हो जाओगे। बल्कि आप अगर, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि आपके सामने क्या आएगा, क्या? अरे पहली पोस्ट ऐसी देख ली जो आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो गई, हाँ। आपको और एंग्शियस कर दिया उसने, और ऐसा लगा कि आपका जीवन बेकार है। हाँ। अब क्या करोगे? आपने पूरा दिन भी बर्बाद कर लिया। एब्सोल्युटली। तो इस तरह से धीरे-धीरे हम ना सबकॉन्शियसली प्रोग्राम हो जाते हैं और एक टाइम के बाद हमें कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता और ऑटोमेटिकली
सबकॉन्शियस लेवल पर ऐसा होने लग जाता है कि हम किसी भी एक चीज़ में जैसे कहते हैं एडिक्टेड हो गए हैं। हाँ, और वो एडिक्शन हमें कोई भी प्लेज़र भी नहीं दे रहा है, जस्ट वो एस्केप है। अब आदत एक्सक्यूज़ है या एस्केप है वो। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से एस्केप लेने के लिए भी सोशल मीडिया के एडिक्शन में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा है कि अगर इस तरह से टाइम पास नहीं किया तो वो जो फीलिंग है ना अंदर की, जो रियलिटी है लाइफ की, वो इतना बुरी तरीके से टॉर्चर करेगी। तो वो अनप्लेजेंट फीलिंग से दूर होने के लिए भी सोशल मीडिया को जानबूझ के यूज़ करते रहते हैं। एंड दे नॉट रियलाइजिंग कि ये वो लूप को बार-बार फीड कर रहा है। रियलाइज़ हो भी जाए लेकिन वो अपनी लाइफ में एफर्ट्स नहीं डालते हैं, कुछ ग्रेट नहीं चल रहा होता है, इसलिए उन्हें उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचना होता है, इसलिए वो लगे रहते हैं। कोई भी इंसान जो गोल ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, वो सोशल मीडिया अगर देखेगा भी तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए देखेगा, जस्ट अपडेट करने के लिए। लेकिन वो कभी भी इस तरीके से एडिक्टेड नहीं होगा क्योंकि उसको इस बात की अवेयरनेस होगी कि अगर मैं सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करूँगा, तो जो मेरी पोज़ीशन है वो चली जाएगी हाँ, और मैं अपनी लाइफ को, लाइफ़स्टाइल को, फैमिली को ऐसे मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। करेक्ट। तो जो भी इंसान गोल ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, वो सोशल मीडिया की वर्ल्ड में भी आज भी या तो सोशल मीडिया पे नहीं है या है तो बहुत लिमिट में यूज़ कर रहा है। हाँ, हाँ। बट इससे ना एक और बहुत कंसर्निंग बात है डॉक्टर काशका, व्हेन आई लुक बैक इन माय चाइल्डहुड विदाउट एनी स्क्रीन्स, बहुत सिंपल चाइल्डहुड था। हम सब बाहर खेलने जाते थे, स्कूल से आते थे, खाना खाते थे, चलो थोड़े टाइम के लिए कार्टून देख ली, बाहर खेलने 1 घंटा तो ज़रूर जाना है। इन द पार्क, वापस आओ, होमवर्क करो, खाना खाओ, सो जाओ। बट अब तो 3 साल की उम्र से बच्चों को फ़ोन पकड़ाए जाते हैं, आईपैड दे दिया जाता है। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे डायग्नोज हो रहे हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज विद एंजाइटी। तो ये इज इट ट्रू कि एक्चुअली नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन बीइंग डायग्नोज्ड विद एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैव गॉन अप, एंड हम क्या कर सकते हैं टू रिवर्स दिस? देखिए यहाँ पर हम पेरेंट्स है, 2 साल का, 3 साल का बच्चा आपसे फ़ोन तभी माँगेगा जब आपने पहले उसे खुद दिया होगा। हाँ, तो आज पेरेंट्स थोड़ा-सा अपनी लाइफ को ईज़ी करने के लिए, क्योंकि वो भी बिज़ी रहते हैं, उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ उन्हें एन्जॉय करनी होती है। तो वो क्या है, बच्चे के लिए एक उसके हाथ में डिवाइस देकर सब कुछ ईज़ी करना चाहते हैं, उसे एंगेज करना चाहते हैं। मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों के साथ, बच्चा खा नहीं रहा, थोड़ा सा रोएगा, फोन दे दो। फ़ोन चलाकर उसको दे देंगे, तो आप ही उसको आदत डलवा रहे हैं। आप वो जो कार्टून वो देख रहा है या कोई भी ऐसी आपने उसमें पोएम भी लगाकर देख ली कि भाई मेरा बच्चा एजुकेट हो रहा है, वो सीख रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बट उसमें जो विजुअल्स डाले गए हैं, जो उसमें साउंड इफ़ेक्ट डाले गए हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हुक करने के हिसाब से डाले गए हैं। और वो सारे के सारे ब्राइट कलर्स हमारे माइंड को अट्रैक्ट करते हैं। वो साउंड्स जो एकदम से लाइट चेंज हो रही है, सीन चेंज हो रहे हैं, साउंड चेंज हो रहा है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये है कोई जिससे ना मुझे कनेक्शन फ़ील हो रहा है। मुझे ना एक सेफ्टी का एहसास, ये है मेरे सामने। मम्मी-पापा सब थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये है जो मुझे प्लेज़र वाली फीलिंग भी दे रहा है, कनेक्टेड भी फ़ील कर रहा है मुझे और मुझे हँसा भी रहा है, गुदगुदा भी रहा है। तो बच्चे को माँ-बाप खुद ही देते हैं और फिर देखिए जो भी चीज़ बच्चा ज़्यादा देखेगा, जिसके साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो उसकी और क्रेविंग बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से बच्चे ना एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं, फिर वो बिना फ़ोन के खाएँगे भी नहीं। आप उन्हें फ़ोन चलाने नहीं दोगे तो वो कहेंगे मैं पढ़ूँगा भी नहीं और मैं बाहर भी नहीं खेलने जाऊँगा क्योंकि बाहर खेलने जाने में फ़िज़िकल एनर्जी कंज़्यूम करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो बैठे-बैठे आप बैठे हैं कहीं पर भी सोफ़े पे पड़े हैं आराम से, आपके हाथ में फ़ोन है या सामने टीवी चला दिया आपने मंचे के, हाँ, बाहर वो जाएगा, तो उसको क्या है बाकी लोगों के हिसाब से भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो वो अपना ही राजा है, अपने हिसाब से जब मर्ज़ी आए वो हटा देगा, चेंज कर देगा। लेकिन बाहर दूसरे बच्चों के हिसाब से भी एडजस्ट करना होगा उसे, उसको फिज़िकल वर्क भी करना होगा। अब उसकी आदत अगर आप शुरू से नहीं डालेंगे, इसीलिए जैसे ना छोटे होने से ही अगर बच्चों को पेरेंट्स पार्क में लेके जाएँ, उन्हें धूल में, मिट्टी में, एकदम पार्क में ऐसे आराम से रफ एंड टफ खेलने दें। उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए मोटिवेट करें और बच्चा अगर खाना नहीं भी खा रहा है, बहुत ही ज़्यादा रो भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो लेकिन मोबाइल से उसको मना नहीं रहे हैं, वो अपने एफर्ट्स डालें, चाहे 1 घंटा लग जाए, उन्हें एफर्ट्स डालकर बच्चे को नॉर्मल करने में, लेकिन वो एफर्ट्स डालें। बच्चे को आदत ही नहीं पड़ेगी फ़ोन की, ओके, बच्चा माँगेगा ही नहीं फ़ोन, हाँ, बच्चों को कैसे पता?
लेकिन वो दूसरा बच्चा भी देख रहा है अपने आस-पास सभी बच्चों, क्योंकि सारे ही घर वाले ऐसा कर रहे कोई हैं। तो सबके पास फ़ोन है। अगर कोई एक पेरेंट ऐसा भी है जो अपने बच्चे को फ़ोन नहीं दे रहा है और इस तरीके से पालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन और उसके आस-पास जो 10 बच्चों को देख रहा है उसके हाथ में फ़ोन है, तो वहाँ से उसे लगता है अरे! ये तो हँस रहा है, फ़ोन में कुछ देख रहा है और इसकी तो नज़र वहीं पर ही है और ये देख रहा है, खुश हो रहा है, तो वो भी अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है कि ये क्या है? मुझे भी चाहिए। तो अब पेरेंट्स के लिए भी थोड़ी-सी मुश्किल है कि अगर कोई पेरेंट बच्चों को खुद कुछ नहीं दे, तो आस-पास सारा ही माहौल ऐसा है कि बच्चा वो घर से नहीं सीखेगा तो वो कहीं और से सीख जाएगा। और आप ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते कि आप अपने बच्चे को कहीं नहीं भेजोगे। या और कहीं नहीं, वो स्कूल में भी तो ऐसे ही सिखाया जा रहा है आजकल। टीवी चला देते हैं और उस पर वो सारी की सारी लर्निंग डिजिटल हो रही है। तो बच्चा जब स्कूल में देख कर आएगा, तो फिर डेफ़िनेटली वो घर में भी उस चीज़ की डिमांड करेगा। सारा होमवर्क आजकल फ़ोन पर ही आ रहा है। या तो हमें बहुत सारे लेवल पर चेंज करना पड़ेगा। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे, तो स्कूलों में सब टीचर्स पढ़ाते थे, चार्ट्स बनवाते थे, एक्टिविटी करा या हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ हम क्यों भी करते थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। अगर हमारे टाइम में भी सोशल मीडिया होता, तो या हमने भी बहुत कुछ ऐसा ही किया होता, या हमारे टाइम में भी कुछ मोबाइल फ़ोन होते, तो हो सकता है हमारे माँ-बापों ने भी दिए होते। लेकिन उस टाइम कुछ था ही नहीं, तो हमारा वाला वो जो बचपन था, वो बहुत अच्छा निकल गया। लेकिन अब जो बच्चों को बचपन मिल रहा है, वो तो डेफ़िनेटली उनके अंदर एंग्ज़ायटी ट्रिगर करने वाला है। तो बच्चों के अंदर एंग्ज़ायटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनके अंदर एक कंपैरिज़न जो पेरेंट्स करते थे, अब वो सोशल मीडिया पर देखकर, कहीं हाँ, किसी प्लेटफ़ॉर्म पर देखकर और हाइटेंड वो हो रहा है। बहुत कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जो बच्चे का नेचुरल सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा। तो बच्चे पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है अब। हुँ, तो उससे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरली बच्चों में एंग्ज़ायटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जितने बच्चे हम देखते हैं, तो उसमें बच्चे यूजुअली पेट में दर्द की कंप्लेंट बहुत लेकर आते हैं, ओके, या वॉमिटिंग उनको बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो उल्टी आ रही है, तो अपने गए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है फिजिकल लेवल पर। तो फिर वो एक दो सवाल जो अवेयर हैं इस चीज़ से पूछते हैं, भाई टीचर कैसी, टीचर से डर तो नहीं लगता, किसी बच्चे से लड़ाई तो नहीं हुई, कुछ तो नहीं हुआ। और बहुत सारे डॉक्टर समझ भी जाते हैं कि इसको ये एंग्जाइटी है, और वो पेरेंट्स को कन्वे कर देते हैं कि ये इशू है, इसकी टीचर से जाके मिलना, या इसकी लड़ाई हो गई थी उस बात की टेंशन ले रहा है ये बच्चा। लेकिन अभी भी पेरेंट्स समझ नहीं पाते, कहते हैं डॉक्टर साहब इसे तो उल्टी हो रही है, इसको तो जो है ना पेट एक करा रहा है, ये तो रो रहा है। ये कैसे टेंशन हो सकती है? छोटे बच्चे को क्या टेंशन है? हाँ, 1 साल के बच्चे को क्या टेंशन है? कह रहे हम ढंग से देखो, टेस्ट करा लो आप। और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, फिर वो रेफर कर देते हैं कि जाओ साइकोलॉजिस्ट से मिलो, वो आपको समझाएँगे। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ बच्चा आँसुओं से रो रहा है, उसको सच में उल्टी आ रही है और वो सुबकियाँ ले रहा है, जैसे साँस नहीं आ रही है, उसको अटक जा रही है साँस, और वो पेट में भी दर्द बता रहा है। लेकिन उसको एंग्जायटी है। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल में बच्चे चिढ़ाते हैं, और टीचर भी उसको जो है ना बच्चों के सामने डाँट देती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, इस तरह से। टीचर भी कई बार ऐसे फ़ाउल लैंग्वेज यूज़ कर लेती हैं। अब वो डर रहा है टीचर से भी कि टीचर फिर सबके सामने ऐसे बोल देगी, या बच्चे मुझे चिढ़ाएँगे। अब उसको अंदर तक तो डर लग रहा है। अब वो डर लग रहा है, तो वो डर की फीलिंग बॉडी पर उसे फ़ील हो रही है। क्योंकि कोई भी फीलिंग जो है वो हमें बॉडी पर फ़ील होती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक चलती-फिरती केमिकल लैबोरेटरी है। हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। जो हम हँस रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम रो रहे हैं, ये सब वही केमिकल केमिस्ट्री की वजह से है। जैसी केमिस्ट्री चेंज होती है, हमारा एक्सप्रेशन, इमोशन चेंज हो जाता है। तो अब थोड़ा-सा और डीप डाइव करते हैं एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में। पर बिफोर आई डू दैट मुझे ना एक होता है एंग्ज़ायटी अटैक और एक होता है पैनिक अटैक। लोग बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं ये दोनों ये दोनों फ्रेजेज़। पर एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था तो व्हाट आर द टॉप 3 टू 5 सिम्पटम्स जो डिफरेंस होता है एक एंग्ज़ायटी अटैक में और एक पैनिक अटैक में? देखो, एंग्जायटी अटैक एंड पैनिक अटैक का ना डिफरेंशिएट करना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ओके, ऑलमोस्ट सिम्पटम्स सेम जैसे ही सेम होते होता है। हैं। ओके, अब जैसे एंग्जायटी अटैक लाइटर होता है पैनिक अटैक के मुकाबले। तो अब एंग्जायटी अटैक हो रहा है, यानी कि किसी चीज़ को देखकर, स्पेसिफिकली किसी सिचुएशन में जाते किसी पर्सन के साथ आपने एंग्शियस फील करना स्टार्ट हो गया, और आप ना उन बॉडी के सिम्पटम्स को पकड़ पा रहे हो कि आपके अंदर ना वो सिम्पटम्स आप फील कर पा रहे हो, और आपका माइंड एक लूप में चलना शुरू हो गया है। तो आप इनिशियली ना पकड़ना शुरू कर दोगे कि मेरे को ना एंजाइटी हो रही है, वो एक अटैक सा आ रहा है। उस टाइम पर मैं थोड़ा सा एक ऐसे मोड में जा रही हूँ जहाँ पर
मेरे जो रेगुलर पैरामीटर्स हैं, ब्रीथिंग का, हार्ट रेट का, वो सब चीज़ें अप हो रही है, आउट ऑफ रेंज जा रही है। मोस्टली फिजिकल सिम्टम। फिजिकल सिम्टम्स आते हैं क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स ही थोड़े से टेरिफाइंग होते हैं ओके। और इंसान उस लूप में होता है। लेकिन एंजाइटी अटैक में वो इतना अवेयरनेस में होता है कि वो अपने आप को उस टाइम पर थोड़ा कंट्रोल कर पाता है। अच्छा। लेकिन जब वो पैनिक अटैक वाले फेज में जाता है तो कोई स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं होता है और बैठे बैठे भी, ऐसे कि आप ना डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और आप डिनर करने के लिए बैठे हैं और बैठे बैठे आपके आसपास 4-5 फैमिली के लोग भी हैं, लेकिन एकदम सडनली आप इतना बुरी तरीके से घबरा गए हैं, किसी के हाथ पैर अटक गए हैं, कोई बिल्कुल ऐसा हो गया है, फ्रीज मोड में चला गया है, कोई बुरी तरीके से रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पूरी तरीके से इस तरह से आउटबर्स्ट हो रहा है, उसका बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है, तो एकदम से अनकंट्रोलेबल सिम्टम्स आते हैं आउट ऑफ नोवेयर। ओके। वो आपका जो है ना, मतलब जैसे बाहर कहते हैं ना कि कोई ट्रिगर ही नहीं मिला, यार इसको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो ये थोड़ी देर पहले नॉर्मल लग रही थी और एकदम से इतनी मतलब बुरी कंडीशन हो गई, एकदम भयानक एपिसोड आ गया, तो वो है आपका एकदम से सडन पैनिक। ये है आपका मेमोरी बेस्ड होता है, अच्छा। यानी कि ओके। ऑलरेडी आपके अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज पड़े हुए हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके का फियर है जो अब फोबिया का रूप ले चुका है और वो चीज़ ना ऑटोमेटिकली ही आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको एनवायरनमेंट से कुछ सबकॉन्शियसली थ्रेट को सेंस कर रही है और एकदम रिएक्ट करना स्टार्ट कर रही है। जस्ट टेम्परेली जब आपको पैनिक अटैक आता है तो आपका सिस्टम एकदम शट डाउन मोड में जाता है, वो टेम्परेरी उसमें वो एक तरीके का डिफेंस होता है। तो ना एंजाइटी अटैक ना पैनिक अटैक कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, बट सिम्टम्स हॉरिबल फील होते हैं, लगते हैं, तो वो ना इंसान डर जाता है और कई बार इसको हार्ट अटैक से भी कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को, क्योंकि कई बार ना इंसान ऐसे अपना हाथ रख के इस तरीके से बहुत रोने लग जाएगा या चिल्लाने लग जाएगा और हर इंसान का ना इसमें रिएक्शन बहुत अलग होता है। अलग होता है पैनिक अटैक अलग, में। बिल्कुल अलग। क्या सबसे 3 से 5 बहुत ही भयानक क्या सिम्टम्स होते हैं पैनिक अटैक के? पैनिक अटैक के जितने लोगों ने आकर हमें रिपोर्ट किया है कि पैनिक जब उनके साथ होता है तो बेसिकली उनको उस टाइम पर सेंस नहीं रह पाती है उस टाइम पर कि उन्होंने क्या किया उस फेज में। अब ये पैनिक अटैक 5 मिनट का भी हो सकता है और 15 से 20 मिनट से लेकर लोग आधा घंटे तक भी एक पैनिक मोड में रहते हैं और धीरे धीरे वो उनके सिम्टम्स सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो उनके साथ आते हैं तो वो बताते हैं, जैसे मेरी क्लाइंट थी तो उन्होंने बताया कि उनकी डॉटर को जब पैनिक अटैक आया, क्योंकि वो मेरी क्लाइंट थी, उनको एंजाइटी इश्यूज थे, उनकी डॉटर को कोई एंजाइटी इश्यूज ऐसे नहीं लग रहे थे उनको कि इसको भी सेशंस कराने की जरूरत है। लेकिन सडनली उन्होंने 10 बजे बहुत ज़्यादा उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। ओके। और वो एकदम से जब उसके कमरे में गई तो देखा कि वो ना बेड के साइड में नीचे बैठकर बुरी तरीके से इस तरीके से ऐसे हाथ पैर हिला हिला के चिल्ला रही है, बुरी तरीके से ऐसे काँप रही है, पूरी बॉडी शिवर कर रही है। अब वो खुद भी एंग्जायटी से सफ़र कर रही थी। अब उनको समझ में आ गया कि कुछ तो इसके साथ गड़बड़ चल रही है और ये पैनिक फ़ेज़ में चली गई है, क्योंकि वो सेशंस लेते-लेते इतना अवेयर हो गई थी। उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसको किसी बात पे डर लग रहा था, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। क्योंकि उस टाइम पर जब आप इस तरीके से रिएक्टिव होते हो तो आप ना वर्बलाइज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका उस टाइम पर कॉर्टेक्स ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, आप अपनी फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। जस्ट आपको वो रिएक्शंस आ रहे होते हैं। वो चिल्ला रही है और बुरी तरीके से अपने हाथ-पैर ऐसे हिला रही है और ज़मीन पर बैठी हुई है, रो रही है बुरी तरीके से। तो इस तरीके के भी सिम्पटम्स आते हैं। एक और मेरा क्लाइंट है, उसको जब पैनिक अटैक आता है तो उसके घर वालों ने बताया कि वो पूरी तरीके से ज़मीन पर लेट जाता है और छटपटाता है ऐसे, जैसे कि उन्होंने कहा ऐसा लगता है मैडम इसको दौरा आ गया है। तो उस तरीके से आता है उसको कि है ना दौरा, कई बार वो कन्फ्यूज़ भी हो गए कि कहीं इसको दौरा तो नहीं पड़ रहा है। उनको ऐसा लगा कि मिर्गी का दौरा वगैरह जैसा आ जाता है। लेकिन उसको पैनिक अटैक आया था, उसके हाथ-पैर इतना बुरी तरीके से टाइट हो गए और बिल्कुल ज़मीन पर लेट जाता है वो ऐसे, और थोड़ी ही देर में अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। इस तरह से। एक और मेरी क्लाइंट थी, उनके साथ जब भी पैनिक अटैक आता है तो उनको साँस नहीं आती है, बस उनको ऐसा लगता है कि साँस नहीं आ रही है। उनको ऐसा अंदर-अंदर डर लगता है कि मैं मर जाऊँगी, मेरी मौत होने वाली है। तो वो कुछ बोल नहीं पाती हैं, बस हाथ ऐसे रख के ऐसे हेल्प के लिए, बस अपने एक्शन से दूसरे लोगों से हेल्प के लिए वो क्रेव करती रहती हैं। इस तरीके से भी होता है कि कोई इंसान बोल नहीं पाता और सिर्फ़ एक ही है कि चोकिंग सेंसेशन फ़ील हो रही है। सबको अलग-अलग तरीके के सिम्पटम्स आ सकते हैं। पर जब पैनिक अटैक की बात करें तो पैनिक अटैक क्या हम रिवर्स कर सकते हैं बाय एनी टेक्निक कि इसके लिए मेडिकल इंटरवेंशन ज़रूरी ही है?
देखिए, जब पहली बार किसी को पैनिक अटैक आता है, हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है और लोग एकदम से तुरंत हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास एकदम से भागते हैं। तो डॉक्टर भी जब इतना पैनिक मोड में किसी को देखता है और डर जाते हैं घर वाले भी और वो इंसान भी, तो डेफ़िनेटली टेम्परेरी वो एडमिट कर लेते हैं, कुछ मेडिसिन्स चलाते हैं काम डाउन करने के लिए। लेकिन पैनिक अटैक की अगर परमानेंट क्योर चाहिए आपको, तो उस परमानेंट क्योर के लिए आपको ये समझना होगा, रूट कॉज़ तक पहुँचना होगा कि पैनिक ज़ोन में इंसान जा क्यों रहा है। उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रॉमा है ऐसा, कुछ अच्छा। पास्ट के अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, उसके कुछ फ़ियर्स हैं, उसकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो अब उसके अंदर ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग वे में बार-बार उसको थ्रेट सेंस करा रही है। मतलब एक फ़ेक जो है ना, उसको थ्रेट भी सेंस क्योंकि उसके अंदर वो सब चीज़ें ना प्रोग्राम्ड है और उसकी बॉडी ओके। कभी भी ऑटोमेटिकली उसको सेंस करती है और वो इस तरीके से सोमैटिक उसका रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। तो हम जब भी कोई पर्सन पैनिक फेज में नहीं होता, तो हम उससे पूछते हैं कि जब तुमको पैनिक अटैक आया था, क्योंकि उसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, आप बहुत अनयूजुअल सा फील करना शुरू कर देते हैं। तो उसके रिलैक्स होने के बाद हम पूछते हैं कि जब आपको पैनिक अटैक आया था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या थॉट्स के लूप में थे आप? अच्छा, आपको क्या फीलिंग हो रही थी? उससे कुछ देर पहले, तकरीबन आधा घंटे पहले आप कैसा फील कर रहे थे? आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे थे? आपका बिहेवियर क्या था? इससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि उसके दिमाग में किस तरीके के थॉट्स चल रहे थे। उसके अंदर प्राइमरीली क्या फीलिंग्स थी पैनिक में जाने से पहले और उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी? तो कई बार उससे आइडिया लग जाता है कि इसको इसलिए पैनिक हुआ। और जब लाइटर फॉर्म में वो एंग्जायटी एक अटैक होता है, एंग्जायटी अटैक इतना स्कैरी नहीं होता जितना पैनिक अटैक होता है। ओके। तो कोई भी हो, अगर एंग्जायटी अटैक आया है या फिर पैनिक अटैक आया है, तो हम उस पर्सन से इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके समझते हैं कि इसको क्या चीज़ ट्रिगर कर गई। देखिए, उससे डीप पूरा बात करके, पूरा चाइल्डहुड तक की हिस्ट्री लेकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से चीज़ों को हमें रिलीज़ कराना है, क्योंकि इसके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं ओके। और उनको रिलीज़ नहीं करा अभी तक, उनको रिज़ॉल्व नहीं किया जो भी अनरिज़ॉल्व्ड है। तो उसको रिलीज़ कराने के लिए हम डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैनिक अटैक में हिप्नोथेरेपी बहुत हेल्प करती है। ओके। सो हिप्नोथेरेपी से बहुत फास्ट रिलीज़ होता है, जो भी आपका सोमैटिक रिलीज़ होता है, आपके अनरिज़ॉल्व्ड सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी पैटर्न्स होते हैं, इसका मतलब ये जो इमोशंस आप बोल रहे हैं हमारी बॉडी स्टोर बॉडी स्टोर करती है। यस, हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। जैसे फियर का इमोशन यूजुअली आपको एब्डोमिनल एरिया में बहुत ओके। होता है। अगर आपके अंदर बहुत एक्सरेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आपके शोल्डर्स में पेन और इस तरह से, तो अलग अलग एरिया में इस तरीके से आपके इमोशंस स्टोर हो जाते हैं, होते बॉडी में स्टोर है। ओके। किसी को पेन के रूप में हो जाते हैं, तो किसी को किसी और उसमें, लेकिन बॉडी में स्टोर होते हैं। तो बॉडी में वो चीज़ें सब स्टोर हो जाती हैं आपकी, तो हम ना आपकी सोमैटिक रिलीज भी कराते हैं। व्हाट इज सोमैटिक? सोमा मतलब बॉडी आपकी। अच्छा। तो हम उससे ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो टैपिंग टेक्निक होती है अलग अलग पॉइंट्स पर टैप करने से और उसके साथ अफर्मेशन ऐड करने से, तो हम उससे भी रिलीज कराते हैं। हिप्नोटिक स्टेट में डालकर भी हम कमांड देते हैं, कैथारसिस प्रोसेस में ले जाते हैं। कैथारसिस प्रोसेस होता है इमोशनल वॉमिट प्रोसेस, जिसमें आप रो, चीखो, चिल्लाओ, बड़बड़ाओ, गालियां देनी है गालियां दे लो, जो भी है निकालो बाहर, रिलीज जो भी आ रहा है उसे निकालो बाहर। तो हिप्नोटिक स्टेट में डालते हैं और उसको कमांड दे देते हैं, और वो फिर उस हिप्नोटिक स्टेट में बिल्कुल बिना किसी कंसर्न के इंसान रोना, चीखना, छटपटाना, बड़बड़ाना सब शुरू कर देता है। और उसके अंदर जितना भी भरा हुआ होता है, किसी से नाराज़ है तो उसे कुछ भला-बुरा कह दिया, तो वो रिलीज़ हो गया, रो लिया वो खुलकर। तो वो इस तरीके से उसका सोमैटिक रिलीज़ पूरा करा देते हैं। उसका जो साइकोलॉजिकल, जो उसके अंदर सप्रेस था सब कुछ, वो सब एक साइकोलॉजिकल वॉमिट करा देते हैं उसको। तो उससे उसको बहुत रिलीफ़ मिल जाता है। और फिर उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस, हम कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट करो। रियलिटी को आप चैलेंज मत करो, रियलिटी को आप झुठलाओ मत, क्योंकि रियलिटी को ना तो चैलेंज किया जा सकता, ना आप उसको झुठला सकते। तो आप इस बात को एडमिट करो कि हाँ, मेरे साथ ये गलत हुआ है और इस बात का मुझे दुःख था, पर मेरी लाइफ बहुत प्रीशियस है और मैं अब मूव ऑन होने के लिए तैयार हूँ। हम माफ़ी में भी दिलवाते हैं तो कहते हैं माफ़ी उनके लिए नहीं, अपने लिए देनी है, हाँ। क्योंकि आपने होल्ड कर रखे हैं वो ग्रजेस एंड आप सफ़र कर रहे हो। फॉरगिवनेस। लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ, वो तो बहुत गलत किया। हम कहते हैं अपनी फ्रीडम के लिए माफ़ करना होगा, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करोगे,
तो वो नफ़रत आपके अंदर आपको धीरे-धीरे ख़त्म कर रही है। तो फ़ॉरगिवनेस भी कराते हैं हम एंड उनको एक्सेप्टेंस के लिए भी, जिसमें हम बहुत रियलिटी बेस्ड एक्सेप्टेंस कराते हैं कि आप अपने उस इमोशन को एक्नॉलेज करो कि हाँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हाँ, मुझे गुस्सा है इस बात का, लेकिन मैं इसे रिलीज़ कर कर अपने आप को प्रायोरिटी देकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कैपेबल हूँ इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। ये चैलेंजेस जो आए हैं, ये मुझे मेरा बेटर वर्ज़न बनाने के लिए आए हैं। तो हाँ, आप कैसी वोकैब्युलरी यूज़ करते हो? आप कोई प्रॉब्लम आने पे बोलते हो इसने मुझे बर्बाद कर देना है बिल्कुल, या आप ये बोलते हो कि ये मुश्किल लग रहा है पर इसको सँभाला जा सकता है। हाँ, आप बोलते क्या हो अपने आप से, कैसे वर्ड्स ये इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये बोलते हैं कि आप रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करो, पर उसके साथ ऐसा इंस्पायरिंग इंटरप्रिटेशन ऐड कर दो जिससे कि आपको मूव ऑन होने में हेल्प मिले। तो इस तरीके से हम लोगों को पूरा रूट कॉज से फ्री होने में हेल्प करते हैं। तब उनको पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक कुछ नहीं होता फिर। अच्छा, तो उस परमानेंटली बिल्कुल, ये यस। खत्म हो जाता है। लेकिन जो लोग सिर्फ मेडिसिन पर हो जाते हैं, सपोर्ट लेते हैं केवल मेडिसिन की, तो वो इश्यूज तो रिजॉल्व हुए नहीं है। तो मेडिसिन आपकी सिम्टम्स तो रिलीफ दे देंगी आपको, हाँ, लेकिन वो बार बार अराइज होंगे, बार 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 वो बस सिम्पटम को ट्रीट कर रही। सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन आप ना लंबे समय तक मेडिसिन लोगे आप। और आजकल सब साइकियाट्रिस्ट भी ना साइकोथेरेपी इसके लिए ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि ठीक है, हम आपको ये सिम्टम्स में रिलीफ दे सकते हैं, बट आपको अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए आपको थेरेपीज़ लेनी होंगी। बट कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ दीज़ मेडिसिन्स? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो आज दुनिया अवेयर है, क्योंकि जो मेडिसिन्स की नौबत आ गई जिसकी, वो गूगल ज़रूर कर लेता है। एग्ज़ैक्टली। और सबको पता है, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में जाके ऑफ कोर्स दवाई देने वालों को भी पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ना कुछ होते हैं। किसी को कम आएँगे, किसी को ज़्यादा आएँगे, बट आएँगे ज़रूर। तो बट लॉन्ग टर्म में मेडिसिन्स तो एक्चुअली हेल्पफुल नहीं होती हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म यू आर सेइंग नहीं लेनी। कई बार ऐसे केसेस जो ना सुनने समझने की भी स्थिति में नहीं होते हैं, उनको तो कहते हैं पहले इनको मेडिसिन दिलवाओ, थोड़ा सा इनके अंदर केमिकल केमिस्ट्री सुधरेगी उस एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से, हाँ, फिर हम इनसे बात करेंगे, इनके इश्यूज को समझेंगे और इनकी हेल्प कर पाएंगे, और धीरे धीरे मेडिसिन को टेपर करके छुड़वा दी जाएगी। क्योंकि हम रूट कॉज़ की बात कर रहे हैं, तो कितना परसेंटेज जनरेशनल होती है एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर? क्या बहुत ज़्यादा ये जनरेशनल डिसऑर्डर है कि ऐसा नहीं है? देखिए, जब किसी के पेरेंट्स को या फैमिली हिस्ट्री में एंजाइटी है या किसी भी तरीके की कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो डेफिनेटली जीन्स तो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं। करेक्ट। जैसे मैं एक केस बताती हूँ कि एक लेडी है जो वो प्रेग्नेंट थी, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, डे टू डे बेसिस पर उनको ट्रॉमा ही मिल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में वो बहुत रोती थी, और उनकी बॉडी फाइट फ्लाइट मोड में रहती थी, वो बहुत वरीड रहती थी क्योंकि ऑलरेडी उनकी 2 बेटियाँ थी। अब 2 बेटियों के बाद एक्सपेक्टेशन थी घर वालों की, इस बार तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, और ये भी था कि अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो शायद है डाइवोर्स भी हो सकता है इस बात पर। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी अंदर से, क्योंकि दूसरी बेटी के होने पर भी फैमिली वालों ने बहुत गलत किया था, लेकिन इतना नहीं था जितना कि इस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम से ही उनके ऊपर प्रेशर था कि बेटा होना चाहिए, जैसे उनके हाथ में है। मतलब कितना बेवकूफ़ी की बात है ये कि किसी लेडी के हाथ में थोड़ा ना है कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी अंदर तक, तो वो रोती थी, और जब भी वो कुछ भी कोई कह देता था कि क्या लग रहा है, क्या है अंदर? मतलब लग रहा है लड़का है, क्या खाने का मन कर रहा है? वो इस तरीके से पूछ लेते थे, तो वो ट्रिगर हो जाती थी। अब वो ये होता है ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं मीठा खाने का मन कर रहा है तो लड़का होगा, खट्टा खाने का मन कर रहा है तो लड़की होगी, कुछ इस टाइप का जो भी रहा होगा, तो वो उनसे पूछ लेते थे, वो ट्रिगर हो जाती थी, डर जाती थी। तो वो पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत स्ट्रेस में रही, बहुत एंग्ज़ायटी में रही वो। अब उनकी डॉटर भी उन्होंने ऐसे ही स्टेटमेंट डिलीवर करी, तो वो टॉटर ही हुई उनको। हाँ, तो बहुत ज़्यादा होते ही उनके घर में बच्चे की खुशी नहीं हुई, उनके यहाँ मातम हो गया पूरा। अब उनके यहाँ सास ने भी, हस्बैंड ने भी, सबने अब्यूज़ करना शुरू किया, और उन्हें 2 दिन के बाद ही उनके मायके भेज दिया गया। अब वो रो रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, रो रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, कोस रही हैं बच्चे को भी। मतलब उस बच्चे को दोषी मान रही हैं कि उसके आने की वज़ह से पति से दूरी बन गई है। तो अब ऐसी स्टेट में बच्चे ने वही दूध पिया, बच्चा वैसे ही माहौल में बड़ा हुआ। फिर धीरे-धीरे जब वो 7-8 साल की हुई तो उसे पता चला कि उसके होने पर ये सब हुआ था। और वो अपनी नानी के यहाँ ही रह रही है बच्ची, और मदर
को इसलिए वापस लाया गया कि उसको तुम नानी के यहाँ छोड़ दो, हम नहीं पालेंगे इसे, तुम्हें इस शर्त पे वापस ला सकते हैं। तो माँ ने अपने दिल पे जैसे भी पत्थर रखा होगा, उसने अपनी मदर के यहाँ से छोड़ दिया और वो अपनी 2 बेटियों के साथ वहाँ रहने लग गई। उस बच्ची को 6-7 साल की उम्र में पता चल रहा है कि वो नानी के यहाँ क्यों रहती है, क्योंकि उसके होने पे मातम बना। उसको जीन्स भी वैसे मिले थे, प्रेगनेंसी पीरियड में जो उस बच्चे की एज़ फीटस लर्निंग हुई, वो भी वही हुई उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि मदर के इमोशन बच्चा फ़ील करता है। हाँ, ऑफ कोर्स। और मदर का खाना-पीना, सेल्फ केयर भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम थी। तो उस बच्ची को छोटी-सी एज से ही एंग्ज़ायटी ट्रिगर हो गई। उसको ना बहुत ही लोनलीनेस, और उस बच्चे ने ना अपनी ही एक दुनिया बना ली, इमेजिनरी वर्ल्ड, जिसमें उसने इमेजिन करना शुरू किया कि मेरे मम्मी-पापा मुझे प्यार करते हैं। वो मेरी बातें सुनते हैं, मेरे लिए टॉयज़ ला रहे हैं। 6-7 साल का बच्चा तो यही इमेजिन करेगा ना। तो उसने अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया और धीरे-धीरे 14-15 साल की उम्र तक आते-आते उसकी ऐसी हालत हो गई, उसे बाहर का वर्ल्ड अनरियलिस्टिक लगने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि मैं ना रियल वर्ल्ड में नहीं हूँ, बाहर लोगों से मिलने मत, और जो मेरा रियल वर्ल्ड है वो मेरी अपनी फैंटेसी है, इमेजिनेशन है। ओह गॉड! इस तरीके से भी आती, और उसको बहुत छोटी-छोटी बातों पर एंग्ज़ायटी हो जाना, स्कूल में भी उसकी परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब, कोई ऊँची आवाज़ में भी बोल जाए तो उससे बर्दाश्त ना, उसे सेफ ज़ोन क्या लग रहा है, उसकी इमेजिनेशन, हाँ, और बाहर उसको सब थ्रेट लग रहा है। तो हो गई उसको एंग्ज़ायटी, तो इस तरीके से भी इफ़ेक्ट आता है। पर यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके फैमिली में कोई भी जेनेटिक हिस्ट्री है, उसके बावजूद भी आप अगर अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं, आपका लाइफ़स्टाइल सही रखते हैं, तो आपको जेनेटिक जो भी कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, उसके असर से आप बचे रह सकते हैं। ओके। एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट, जैसे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने, डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा वगैरह बहुत बात करते हैं इसके बारे में। लोग आराम से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी उनको एपिजेनेटिक्स के ऊपर। तो उन लोगों ने बहुत सालों तक रिसर्च की है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का बुक भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, और भी बहुत सारी उनकी बुक्स और वीडियो लेक्चर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च भी हो चुकी है कि अगर किसी पर्सन का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाए, तो उसके अंदर की केमिस्ट्री पूरी चेंज हो जाती है। ओके। उसका जेनेटिक एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, और ये हाँ। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाओ! इतने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये 100% ट्रू है कि अगर कोई भी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री भी है और उसको अगर भी ट्रिगर हो रहा है उससे, लेकिन जैसे ही वो अपना खाना-पीना, लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़, रूटीन, सब चीज़ें, सोच, तरीका, एनवायरनमेंट चेंज कर लेगा, तो फिर उसके ऊपर से वो जेनेटिक एक्सप्रेशन रीराइट हो जाएगा। ओह लवली। अब देखिए, जैसे मेरी मदर बहुत छोटी-सी एज से ही बीमार हो गई थी, ओके? उनको 30s में ही डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो गई थी, और पहले के टाइम में औरतें बहुत काम करती थी, बड़े परिवार होते थे और इतना वैल्यू भी नहीं मिलती थी। मैं वैसे भी बहुत सारे पॉडकास्ट में शेयर कर चुकी हूँ, तो उनको अपने अलग बहुत स्ट्रेस था, और बहुत डायबिटीज़ भी उनको उसी स्ट्रेस की वजह से हुई, और उनको बेसिकली जितना वो करती थी वैल्यू नहीं मिलती थी। और उस समय वो बहुत ही एक एंग्ज़ायटी वाली स्टेट में, और इस तरीके से मतलब ऐसा फ़ील करना, इमोशनली ड्रेन्ड, हाँ, कि इतना रोज करते हुए भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, बल्कि और यही हो रहा है कि क्या ही किया है। वो छोटी-सी उम्र में बीमार होना शुरू हो गई, फिर उनको फिज़िकल कंप्लेंट भी रहने लगी, हार्ट की भी प्रॉब्लम, और किडनी फेलियर से उनकी बहुत छोटी-सी एज में ही डेथ हो गई। वो केवल सो 50 सॉरी। 56 इयर्स की थी, है ना? तब से, और वो इतने लंबे समय तक बीमार रहीं। छोटी-सी एज से ही उनको बीमारियों ने पकड़ लिया, फिर उनका वज़न बढ़ना शुरू हो गया, कभी उनको स्टोन हो गया गॉल ब्लैडर में, वो निकाल दिया। इस तरह से कुछ ना कुछ उनके साथ चलती रही, और धीरे-धीरे उनकी बॉडी सफ़र करती रही, और मेंटल लेवल पर भी वो सफ़र करती रही। वो कभी भी बहुत हैप्पी पर्सन नहीं थी, और हम लोग भी बहुत छोटे थे, तो हम समझ नहीं पा रहे, उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी ये सब चीज़ें। लेकिन अब मैं सब सब चीज़ें समझती हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे-कैसे उनकी हुई। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक है? मेरे को अपनी मदर की कोई भी किसी भी तरीके की कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि मेरी मदर एक्सरसाइज़ नहीं करती थी, सुबह आँख खुलने से लेके रात को आँख बंद होने तक सारा दिन सबके हिसाब से काम करती थी। उनका डे लोगों के हिसाब से मैंने आगा था, कहीं नो जाना सेल्फ नहीं, एक्सरसाइज़ नहीं, कोई सेल्फ केयर नहीं, कुछ नहीं। अपनी इच्छाओं को दबाना हर तरीके से, क्योंकि थोड़ा-सा एक डोमिनेटिंग एटमॉस्फेयर था। पर मैं अपना बहुत ख़ास ख़्याल रखती हूँ। एक्सरसाइज़ करना, अपनी मर्ज़ी से जीना, सोचने का तरीका अलग है, ज़िंदगी जीने का नज़रिया अलग है, अपने गोल पे फ़ोकस होके काम करती हूँ। तो मेरी मदर की कोई भी कंप्लेंट, कोई भी उनकी वो चीज़ें मेरे को अफ़ेक्ट नहीं करी है। तो आप जिससे पैदा हुए हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी की तरह ही धीरे-धीरे आप सफ़र करोगे। दैट्स सो इंस्पायरिंग। तो
आप ये देखिए कि मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं है। मैं बिल्कुल हेल्दी, फिट, एकदम एनर्जेटिक। सुबह 8 बजे मेरा क्लिनिक शुरू होता है, शाम को 6 बजे तक नॉन स्टॉप मेरे बैक टू बैक सेशंस रहते हैं। उसके Yes. बाद भी मैं पूरा एक्टिव रहती हूँ। 10 बजे सोती हूँ और सुबह 4 से साढ़े 4 के बीच में अपने आप ही नेचुरली उठ जाती हूँ और बस पूरा दिन एनर्जेटिक, एकदम रिलैक्स, ये नहीं Wow. अलर्ट मोड ना, एंड कोई मेडिकेशन नहीं है, कुछ नहीं, ज़ीरो, बिल्कुल एब्सोल्युटली फिट। तो अगर लोगों के हिसाब से देखा जाए तो मेरी भी कंडीशन मेरी मदर के जैसी हो जहाँ जी थी, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं, और मेरे फादर को भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और मेरे फादर को वैसे और कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन उनकी हार्ट अटैक की 2 बार की हिस्ट्री है। लेकिन मुझे अपने फादर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे अपने मदर की साइड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जबकि उन दोनों से मिलकर ही तो मैं बनी हूँ। फिर एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसा सोचते हो, क्या खाते-पीते हो, कैसी ज़िंदगी जीते हो। बट दैट सो हैप्पी आपने ये शेयर किया। आई एम श्योर इतने सारे लोग जो आपको सुन के बहुत बहुत इंस्पायर होंगे कि हम ना ये हमेशा अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं, जीन्स है, जेनेटिक है, बट दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन आई वांट टू आस्क यू कि ऑफ कोर्स थेरेपी इम्पोर्टेंट है, ये हम सबको पता है, बट ऐसा क्या एक नॉन नेगोशिएबल है लाइफस्टाइल चेंज जो आपको लगता है मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है? आपका स्लीप शेड्यूल, ओके। अगर आप जो है ना रात को टाइम से सो जाते हैं और आप अच्छी गहरी नींद लेते हैं और सुबह नेचुरली आपके एक हैप्पी मूड में अगर नींद खुलती है तो वो आपके पूरे डे की टोन सेट कर देती है, एनर्जी सेट कर देती है। ओके। और आप ना बहुत ही फ्रेश फील करते हैं, सुबह आप अच्छे मूड में उठेंगे। और अगर आपने साथ के साथ कुछ अच्छी हैबिट भी अपना ली, जैसे उठते ही अब स्क्रीन वाले एरा में हम हैं, तो स्क्रीन से दूरी बनाकर आप सिर्फ 1 मिनट साइलेंस में बैठ गए और उसके बाद आपने कुछ ग्रैटिट्यूड से भरे हुए पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को देना शुरू किया, एंड आप उसके बाद एक लाइटर नोट पर अपना डे स्टार्ट करें फ्रेश होकर। एक्सरसाइज आप करिए, आपने कुछ मूवमेंट किया, बॉडी को सपोर्ट किया वापस से एक अवेयरनेस स्टेट में आने में। बस इतना बेसिक सपोर्ट भी आप कर देंगे, दिन में आप लीजिए अपने वर्क का थोड़ा बहुत स्ट्रेस लीजिए, जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको हैंडल कीजिए, करें, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि आपने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिस्पेक्ट किया। थैंक यू। ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशन हुई है एंड इतने लोग, आई ट्रूली बिलीव एंजाइटी इज़ द साइलेंट एपिडेमिक। इतने लोग आजकल एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, बट वो या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या अगर एक्सेप्टेंस है अभी भी मदद नहीं मांग रहे हैं। तो आई एम रियली होपिंग दैट इस कॉन्वर्सेशन से लोगों तक ये नॉलेज जाए और लोगों को ये करेज भी होए कि आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल सीक हेल्प एंड आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी बेटर। तो द संगम प्रोजेक्ट का ये ब्यूटिफुल एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है एंड एज ट्रेडिशन आई एंड ईच एपिसोड बाय आस्किंग अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि आपने बहुत बात की कि एंजाइटी में ना हम पास्ट में स्टक हो जाते हैं बहुत बारी या फ्यूचर में। तो मेरा बिग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, हाउ कैन वी लिव एंड लव आवर लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट? प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा, ओके। क्योंकि हमारा माइंड का एक हिस्सा है जो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में है, जो हमारे बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और एक हिस्सा है हमारा जो मोस्ट इवॉल्व पार्ट है, कॉर्टेक्स ब्रेन, वो इधर उधर पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करता रहता है। तो बेसिकली उसी की ट्रेनिंग की मैं बात कर रही हूँ। जब आप ट्रेन कर देते हैं अपने सिस्टम को, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नेचुरली रहते हैं। कैसे ट्रेन करना है? बहुत सिंपल सिंपल डेली की एक्टिविटीज़। अगर आप अपना फूड इनटेक कर रहे हैं उस टाइम पर, आप बस उसकी स्मेल पर, आप उसके टेस्ट पर इतना ध्यान दीजिए, आप उसे ऐसे खाइए जैसे आप ईश्वर का भोग लगा रहे हैं। तो आप ना ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने माइंड को कि आप जिस मोमेंट में जो कर रहे हैं, आप वहीं हैं। और ऐसे ही खुश हो। हाँ, खुश हो, बिल्कुल। आप खाते वक़्त, आप नहाते वक़्त, आप किसी से बात करते वक़्त भी। लेकिन आज क्या है इंसान, आप बॉडी से कुछ और कर रहे हो
और मेंटली आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हो। किसी से बात भी करते हैं हम, तो हम क्या है 10 बार अपना फ़ोन चेक कर लेते हैं या माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो आपको क्या करना है, किसी से भी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने से पहले अपने फ़ोन को साइड में रख दो और अपने आप को सिर्फ़ एक मैसेज दो, इस मोमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही है। और आप उससे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना दिल से बात करो। उसके चेहरे की तरफ देखो, उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस करो, उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनो ताकि आप रिफ्रेश करके उसे बहुत डीपली कनेक्टेड फ़ील करा पाओ। और बहुत ही ज़्यादा आप जब अटेंशन पे करके किसी पे एक गुड लिसनर की तरह आप उससे बात करोगे, तो इससे आपका फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है आपका? एक तो आपका उससे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसको बहुत इम्पोर्टेंट फ़ील होगा। दूसरा आपके खुद के सिस्टम को एक ट्रेनिंग मिलेगी कि आप जिस मोमेंट में जहाँ होते हो, वहाँ पर पूरी तरीके से होते हो। तो किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस देने में आपका खुद का बेनिफिट छुपा हुआ है। तो अगर आप रूटीन की एक्टिविटीज़ एक बार में एक काम करते हो और पूरी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हो तो कुछ ही दिनों के बाद आपका सिस्टम प्रोग्राम हो जाता है प्रेजेंट मोमेंट पे रहने के लिए। पर ये प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस कब गायब हो जाती है? जब आपके ऑलरेडी 50 कंसर्न चल रहे हैं, कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं आपके अंदर, हाँ। तो आपका ब्रेन सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा रहेगा। और इस मोमेंट में चाहे आपके सामने नाच गाना चल रहा है या और बहुत सारे ऐसे इंतजाम हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते थे, बट क्योंकि सेफ्टी में जहाँ पर भी सब कुछ प्लेजेंट है उसमें तो कोई थ्रेट है ही नहीं, तो ब्रेन कहाँ फोकस करता है जहाँ पर उसे कोई थ्रेट सेंस होता है। तो सबसे पहले वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है और वो थ्रेट को सॉल्व करने में लगेगा। तो आप कितना भी अच्छा प्रेजेंट मोमेंट में आप अरेंजमेंट कर लो, कितना भी बढ़िया एम्बियंस क्रिएट कर लो, कितने भी खास इंसान के साथ बैठे हो, लेकिन अगर आपके माइंड ने कोई ऐसी कंसर्न पकड़ रखी है जिसमें कोई रिस्क है या आपको आगे चल के कोई हार्म होने वाला है, तो उसका प्राइमरी सारा कंसर्न उसको रिजॉल्व करने में लग जाएगा। तो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देते। आपका माइंड आपको बार बार रिमाइंडर देता रहता है, ये होना है, फिर है, ये होना है। हाँ। तो आपको डेली का कचरा डेली साफ करना है। जैसे हम डेली नहाते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, इसी तरह से मेंटल गार्बेज को भी आपको डेली क्लीन करना है। उसके लिए मेडिटेशन, उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने जो भी आपके थॉट्स, फियर्स कुछ भी है, उसे लिखा। जो सारे इरेशनल है, बेसलेस है, उसको आपने ये समझ के कि आई सरेंडर एंड आपने उसको ऐसे इस तरह से क्रश करके और आपने उसे बर्न कर दिया या आपने उसे हाँ। टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़ा और आपने ब्रेन को एक सिग्नल दिया, दिस इज़ अनइम्पोर्टेंट, यूज़लेस, मैंने ले लिया और मैंने सरेंडर कर दिया, रिलीज़ कर दिया। या आपने लिखा उस पे और वो रियलिस्टिक है। आपने उसमें लिखा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ और आपने उसके सॉल्यूशंस लेके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए हैं और अपने आप को कमिटमेंट किया कि जो मेरे कंट्रोल में है वो मैं करूँगा और सब कुछ बिल्कुल धीरे-धीरे अपने आप ही सही होता चला जाएगा एंड सरेंडर। आपने सरेंडर किया, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी और डेली मेंटल क्लेंजिंग किया आपने। तो फिर आप वो जो एक लूप था उसमें कभी नहीं अटकेंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप हर पर्सन की कंपनी, हर एक्टिविटी को, इवन आप अकेले भी बैठे ना स्टिल साइलेंस, उसको भी एंजॉय कर पाएंगे। Beautiful. Thank you. Thank you, Dr. Kashika, for your time. Thank you.